नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास एक ऐसी क्लास होगी, एक इतिहास कायम होगा आज की वीडियो के माध्यम से। क्योंकि आज मैं ऐसा लेक्चर लेने जा रहा हूं जो आज से पहले मैंने करने की कोशिश तो की लेकिन कर नहीं पाया था। आज मैं डायरेक्ट आपका पेपर सॉल्व करवाऊंगा, वो भी लिख करके बताऊंगा कि किस तरीके से उत्तर को लिखा जाता है। यानी पेपर आपका 2025 यानी अभी 2025-26 वाला पेपर ही मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। और यह लेक्चर 2026, 27, 28, 29, 30 सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, पेपर 1 यानी कि रीजनल जियोग्राफी, तो आप देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों के पेपर हो रहे हैं और उन्हीं में से एक विश्वविद्यालय का पेपर मेरे पास आया और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, गुरुजी पेपर सॉल्व करवाइए डायरेक्ट पेपर की, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और उसको लिखा कैसे जाता है। आज का जो वीडियो है उसी पर आधारित है पूरा का पूरा। और ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री का पहला पेपर मेरे पास आ चुका, उसका भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। ऐसे से जो भी पेपर आते रहेंगे उनका पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि अब क्वेश्चंस पेपर को डायरेक्टली सॉल्व ही किया जाए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपका अगर क्वेश्चन पेपर जैसे पेपर होगा, पेपर होने के बाद में आप भेज दीजिएगा हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप पर आज आप जो है पेपर भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरीके से, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर 1 रीजनल जियोग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल पढ़ना है तो एक महामैराथन क्लास भी हो सकती है और इससे बाहर परीक्षा में आपके कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक प्रकार सभी यूनिट से संबंधित क्वेश्चंस होंगे और अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी फॉर्म के क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पेपर को आपको दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर ये था, देखिए ये क्वेश्चंस पेपर आपका है बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 5 परीक्षा 2025-26। आप यहां से गौर से एकदम देखिएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। देखिए और 2025-26 का पेपर है जियोग्राफी। प्रथम प्रश्न पत्र आपको दिख रहा होगा, जियोग्राफी का पहला पेपर है। पेपर का नाम क्या है बाबू? रीजनल जियोग्राफी। पूर्णांक 50 नंबर का दिया गया था, समय 2 घंटे का दिया गया है। 50 नंबर का इसलिए पूर्णांक, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो ऐसे में जब प्रैक्टिकल होता है तो इसीलिए इसको जो है 50 नंबर का कर दिया गया, क्योंकि प्रैक्टिकल का नंबर भी मिलेगा। कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका पेपर बनेगा जाकर के, ठीक है। तो यहीं पर चीजें लिखी हुई हैं। अब सारे क्वेश्चंस आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं, उसके अंदर सभी का उत्तर मैं आपको दिखाऊंगा। निर्देश अनुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंग्रेजी में अटेम्प्ट क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। खंड आ यानी सेक्शन ए की बात की जा रही है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में अधिक, मतलब 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 100 शब्दों का उत्तर लिखना है। 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2-2 नंबर के एक हैं क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चलिए पेपर में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था बेटा? देख पहले में कई सारे पार्ट हैं, जैसे ए बी सी डी करके। प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य बताइए, यानी एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। इसके अलावा प्रदेश के परिसीमन की विधियां बताएं। मैंने सब प्रश्नों के उत्तर लिख रखे नीचे, अभी मैं चर्चा करूंगा सीरियल से पूरा। अल्प विकास की अवधारणा दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। या विकास सूचक से आप क्या समझते हैं, विकास सूचक क्या होता है, ठीक है। अधिक आर्थिक नियोजन की अवधारणा दीजिए। ऐसे तमाम ये 5 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय के थे, जिनको 100 शब्दों में लिखना था। ऐसे ही सेक्शन बी की अगर बात की, आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा ना बेटा, बिल्कुल। हाँ, खंड बा की बात की तो यानी कि इसमें सेक्शन बी की बात हो जाए, इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लिखा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर की सीमा 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। और 4-4 नंबर का के क्वेश्चन से 20 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ये जियोग्राफी के लिए है, बाकी और भी चीजों के लिए बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न, आप देखें प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा। प्रादेशिक नियोजन के विकास का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग क्या होती है। प्राचीन भारत में नियोजन की पद्धतियां पर एक संक्षिप्त आलेख लिखिए। इन सभी का उत्तर आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मैं दूंगा, ठीक है। कोई अलग वीडियो नहीं आएगी। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये पेपर है आपका, आगे देखेंगे। अगला पेपर नियोजन प्रदेश के परिसीमन की विधि की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ठीक है। इसके अलावा रास्टो मॉडल है उस पर एक संक्षिप्त आलेख लिखिए, ठीक है। रोस्टो जो मॉडल है किसका, ये इसी का, तो उसके बारे में बताएं। सतत विकास के पर्यावरणीय घटकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल ऑपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दक्षता समानता की विवेचना कीजिए, ठीक है। डिस्कस इफिशियंसी इंक्वायरी, ठीक है।
इक्वलिटी। इसके अलावा प्रादेशिक नियोजन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, भारत में बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। ये तमाम सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इनमें से 5 क्वेश्चन आपको करने थे, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगा। इसके अलावा सेक्शन सी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, 5 शब्दों में उत्तर आपको लिखना था इनमें से, ठीक है। और कह रहा कि आपको किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखने इनमें से, ठीक है। कोई 2 प्रश्न करने के लिए आपको बोला गया था। देखिए प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रदेश को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताएं एवं प्रकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब रीजन एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, यानी प्रादेशिक नियोजन की परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार, ठीक है। और करके दिया था, आप चाहे तो इसको कर दे। यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन था ये। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, और करके दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, गुरनार मेडल के संचयी कार्यात्मक या कार्य उत्पादन मॉडल का वर्णन कीजिए, ठीक है। गुरनार मेडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इकाई 3 से भी क्वेश्चन आया था, इकाई 3 से करो चाहे इकाई 4 वाला करो, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन था। विकसित और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर, इसके बारे में बताया, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी। ये क्वेश्चन अगर नहीं करने का मन है तो इसके नीचे वाला यानी इकाई नंबर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। भारत में प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा एवं आवश्यकता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। ये जबरदस्त क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बेटा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, और चर्चा करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के, यानी 5 क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय में आपसे पूछे जाने थे उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्या था कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में हुई चीज लिखी है। पहला प्रश्न आपने समझ लिया होगा पेपर में क्या क्या पूछा गया था, अब मैं आपको बताने तो वही पेपर में पूरा सॉल्व करवाऊंगा। प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य बताएं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, ठीक है। बीए 5th सेमेस्टर ज्योग्राफी का पहला पेपर, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए रीजनिंग प्लानिंग क्या होती है। प्रादेशिक नियोजन को अंग्रेजी में रीजनल प्लानिंग कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है आपसे, तो इसका मुख्य उद्देश्य एक निर्धारित क्षेत्र यानी एक प्रदेश के संसाधनों का इष्टतम उपयोग, इष्टतम माने होता है जो जरूरत है उतना उपयोग किया जाए। जो संसाधन है उन संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए वहां के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। यानी कि एक क्षेत्र की, एक प्रदेश के संसाधन हैं उन संसाधनों का उचित दोहन और उचित प्रयोग किया जाए, ताकि वहां के निवासियों का जो लाइफ लेवल है, जीवन स्तर है, वो एक सामान्य जीवन स्तर रहे या बेहतर बन सके, अच्छा बन सके, गुणवत्तापूर्ण बन सके। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। जैसे पहला उद्देश्य इसका यह है बाबू, संतुलित विकास, यानी क्षेत्र के सभी भागों में असमानताओं को कम करना और संतुलित आर्थिक सामाजिक विकास सुनिश्चित करना। यह संतुलित विकास का पहला उद्देश्य क्या है, क्षेत्र के सभी भागों में जो असमानता फैली है उसको कम करना और संतुलित आर्थिक यानी कि एकदम बैलेंस्ड इकोनॉमिक सोशियो डेवलपमेंट को डिनोट करना, सुनिश्चित करना, ताकि सामाजिक आर्थिक और सभी प्रकार की समानता समाज में क्षेत्र में व्याप्त हो पाए। पहला उद्देश्य प्रादेशिक नियोजन का यही होता है। दूसरा उद्देश्य होता है संसाधनों का प्रबंधन करना, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट करना। जैसे कि भूमि का बंटवारा सही तरीके से, भूमि के लिए बढ़िया तरीके से नियम बनाना, जल वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों नेचुरल रिसोर्सेस का सतत माने होता है सस्टेनेबल, यानी ऐसा उपयोग करें जितना आपको जरूरत हो। संसाधनों का विवेक पूर्ण तरीके से दोहन करना, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन उचित मात्रा में बचे रह सके। हम अपनी आवश्यकता को पूरा करें, लेकिन अगर हमारी भावी पीढ़ी के लिए संसाधन नहीं बच रहे हैं हमारी आवश्यकता की पूर्ति के बाद, तो फिर वो सतत विकास नहीं होगा। यानी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ करके भी जाएं। तो इसका मतलब होता है सतत विकास, वही यानी वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। संसाधनों के इष्टतम या विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और कुशल उपयोग करना संसाधनों का, खास करके प्राकृतिक संसाधन का, भूमि जल वन, इन सभी का इतना उपयोग ना कर ले, इतना ज्यादा इसको जो है खराब ना कर दे कि आने वाली पीढ़ी जो है उन संसाधनों का लाभ ना उठा पाए, ठीक है। तो ये होता है दूसरा उद्देश्य प्रादेशिक नियोजन का। तीसरा उद्देश्य होता है प्रादेशिक नियोजन का आधारभूत संरचना, ठीक है। जैसे परिवहन, संचार, शिक्षा,
और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास करना भी प्रादेशिक नियोजन का, रीजनल प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है? परिवहन की व्यवस्था करना, समान संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो आवश्यकताएं हैं, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को, उन सुविधाओं का विकास करना। इसके अलावा अगला उद्देश्य है रोजगार का सृजन करना, ताकि क्षेत्र में रोजगार भी या रोजगार के अवसर भी मिलते रहे जनता को। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता लाना, यह भी उद्देश्य रहा है क्षेत्रीय नियोजन का या प्रादेशिक नियोजन का या रीजनल प्लानिंग का। अब आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा क्वेश्चन था, 100 नंबर में 100 शब्दों में लिखना था, लेकिन इसको भी मैंने बहुत ही बारीकी के साथ और थोड़ा लंबा क्वेश्चन करके ही लिखा है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आप इन चीजों को जब पढ़े रहेंगे तो बहुत कम शब्दों में आराम से लिख पाएंगे। इसीलिए मैंने रख दिया, इसका आपको सब कुछ मिल जाएगा, पढ़ने के लिए भी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, देखिए इसका अगला उद्देश्य होता है प्रादेशिक नियोजन का विकास गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को रोकना। यानी अगर हम विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट होगा, जैसे बांध बनता है, जैसे रेलवे का लाइन जब बिछता है, तो ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज्यादा नष्ट किया जाता है। तो ऐसा विकास करें जिससे प्राकृतिक संसाधन नष्ट ना हो, ठीक है, और पर्यावरण की जो एक प्रकार से गुणवत्ता है उसमें कमी ना आए, यानी कि जो इन्वायरमेंटल का जो क्षरण हो रहा है, पर्यावरण जो घट रहा है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आ रही है, वो गिरावट ना आए, डेवलपमेंट हो लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी ना आए। ये सारे उद्देश्य प्रादेशिक नियोजन के। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह नियोजन पद्धति यानी प्लानिंग मेथड क्षमता यानी इफिशियंसी और समानता यानी इक्वलिटी, ठीक है, तो समानता और जो है क्षमता के सिद्धांतों को मिलाकर के क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करती है। यानी प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक समस्याओं के समाधान का एक तरीका होता है, एक व्यवस्थित क्रम में किसी भी चीज को सेट करना होता है। तो प्रादेशिक नियोजन के बारे में आपने समझा, इस तरीके से मैं उत्तर रखूंगा, ये बात ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना है इन सभी का, ठीक है, ये पूरा साल पेपर का और इसके अलावा और भी पीडीएफ प्राप्त करना है, प्रादेशिक नियोजन का तमाम यूनिट की पीडीएफ, तमाम सारे नोट्स प्राप्त करने हैं सभी सब्जेक्ट के, तो 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। किस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा और किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आप जिस सेमेस्टर में लिख करके भेज दीजिएगा, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। क्या एसएमएस करेंगे? नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और किस सेमेस्टर में है। जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये 100 रुपए फीस जो रखी गई है, ये सभी सब्जेक्ट की रखी गई है। यानी इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें आपको 2 सब्जेक्ट यानी जियोग्राफी के पेपर 1 पेपर 2 दोनों की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें आपको जैसे आपके दोनों सब्जेक्ट यानी कि 4 पेपर आपकी ये हो जाएंगे कुल मिलाकर के, और प्लस में एक आपका हो जाता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव वाला पेपर, तो उसकी भी पूरी की पूरी आपको जो है तमाम जितने भी पेपर्स हैं साल पेपर मिल जाएंगे और तमाम चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, तमाम प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे को करिकुलर वाले का भी। यानी कि इसके पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लास की लिंक वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा व्हाट्सएप पर, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा, रिवीजन क्लास और यूनिट वाइज जो पीडीएफ होंगे सब कुछ मिल जाएंगे आपको। इसके साथ ही साथ में आपको क्या क्या यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे हमारे 5वां सेमेस्टर 6वां सेमेस्टर, चूंकि पुराने बच्चे तो बहुत सारे बच्चे जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी हम 5th और 6th एक साथ जुड़े तो हमारे लिए कोई फीस कमी है, तो अगर आप जुड़ते हैं तो 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ जुड़ते हैं तो आपका मात्र 150 रुपए फीस लगेगा। एक साथ जुड़ने पर 150 रुपए फीस है, लेकिन अगर बाद में जुड़ेंगे तो 100 रुपए फीस 6 सेमेस्टर की भी लगेगी। तो 6 सेमेस्टर में भी यही प्रावधान, सभी सब्जेक्ट का केवल 100 रुपए फीस है, ठीक है, लेकिन अगर अभी जुड़ेंगे तो 100 और प्लस में आपका 50, 150 रुपए आपका लग जाएगा, यानी 200 रुपए फीस वैसे लगती है, लेकिन अभी अभी जुड़ेंगे तो पेपर तक आपका 150 रुपए में ही आपका हो जाएगा, फर्स्ट एंड मतलब की 5th एंड 6th सेमेस्टर दोनों का। इसमें आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी जो भी सब्जेक्ट होगा सभी का मिलेगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आगे और अपने प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रदेश के परिसीमन की विधियां, मेथड्स ऑफ डेलिमिटेशन ऑफ रीजन, यानी प्रदेश के जो परिसीमन होता है उसका क्या अर्थ होता है, उसकी विधियों के बारे में आपसे पूछा गया था प्रश्न। देखिए लिखेंगे,
प्रदेश के परिसीमन का अर्थ होता है एक क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं को निर्धारित करना कि कोई भी क्षेत्र की सीमा कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, इसमें कितने लोग हैं, क्या क्या रिसोर्सेस है, क्या क्या संसाधन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ताकि नियोजन यानी ताकि प्लान करना और प्रशासन के लिए एक इकाई यानी यूनिट बन सके और उसको हम अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित कर पाए। जैसे एक क्षेत्र को बांट देना, उस क्षेत्र में से एक विधायकी का क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र, एक सांसदीय का क्षेत्र होता है, पूरा का पूरा सांसदीय वाला क्षेत्र। तो ऐसे में वो डिवाइड है कि भाई ये इतना एरिया जो होता है वो फलाने विधायक के अंदर आएगा, इतना एरिया फलाने सांसद के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे ही हम प्रदेश का क्या कर लेते हैं, परिसीमन कर लेते हैं। परिसीमन में क्या होता है, एक क्षेत्र की एक सीमा यानी कि एक हम सीमा डिसाइड करते हैं कि भाई इतना क्षेत्र जो होगा इस क्षेत्र में आएगा। अब उस क्षेत्र का जिम्मा किसी को दे दिया जाएगा और उस क्षेत्र का विकास तभी हो पाएगा जब उसका हो जाएगा कि भाई ये तुम्हारा ही है। जब अपना हो जाता है तो वो चीज लोग अच्छा तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो प्रदेश के परिसीमन का अर्थ एक क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं को निर्धारित करना है ताकि नियोजन और प्रशासन के लिए एक इकाई बन सके और अच्छे तरीके से प्रशासन हो सके। प्रादेशिक नियोजन की कई सारी विधियां हैं, जैसे कि पहली विधि एक रूपता विधि, यूनिफॉर्मिटी मेथड। इस विधि में प्रदेश का परिसीमन एक या अधिक समान विशेषताओं जैसे कि जलवायु अगर एक जैसी है तो उतने क्षेत्र जहां तक जलवायु सेम मिल रही वहां तक एक रीजन यानी एक क्षेत्र बना दिया गया, या ऊंचा ऊंचा कहीं पे पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ पहाड़ पूरा मिला लिया गया, मैदानी भाग है तो मैदानी, झील के किनारे का ले तो पूरा वो एक क्षेत्र बना देते। एक जैसी भाषा बोलते हो लोग तो उसका एक क्षेत्र बन सकता है, या फिर कृषि उपज यानी उनकी कृषि की उपज जो हो समान होती है जहां जहां तक, तो ऐसे में हम उनको एक क्षेत्र के रूप में हम जो है बांट सकते हैं। तो ये होता है एक रूपता विधि, यानी जब एक जैसी समानता मिले तो ऐसे करते हैं। तो इसके आधार पर किया जाता है, जैसे कि गेहूं उत्पादक क्षेत्र। अब गेहूं उत्पादक क्षेत्र जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश पंजाब का इलाका गेहूं उत्पादन में बढ़िया नंबर 1 पर आता है, ऐसे में इसको एक रीजन के रूप में हम बांट सकते हैं, कृषि प्रदेश के रूप में। ठीक है, तो एक समानता, अब यही समानता भाषा में हो सकती है, यही समानता उच्चावच में, यही समानता जलवायु में भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा विधि होती है कार्यात्मक विधि, फंक्शनल मेथड। इसमें एक प्रदेश का केंद्रीय स्थल यानी कि कोर और उसके प्रभाव क्षेत्र यानी कि इसको आप कह सकते हैं हिंटरलैंड, उसके बीच कार्यात्मक संबंधों के आधार पर सीमांकन होता है। उदाहरण के लिए किसी शहर और उसके चारों ओर के आर्थिक रूप से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वो उस शहर से संबंधित होते हैं, यानी कि वो कार्यात्मक विधि होती है। कार्यात्मक विधि मेथड में क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र जो होता है, एक शहर होता है, उसी शहर के इर्द गिर्द, जैसे गोंडा जिला है, अब गोंडा जिले के आसपास कितने भी गांव क्षेत्र या प्रखंड वगैरह है गोंडा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में गोंडा एक क्षेत्र, उसका विधि हम डिसाइड कर ले चुके। गोंडा में ही आप देखते हैं तहसील, गोंडा में ही आप देखते हैं कि जो है जो जिला स्तर की कोतवाली होती है वो, इसके अलावा गोंडा में ही आप देखते हैं कि मतलब सिटी है पूरा, तो गोंडा में ही सब कुछ आपको मिलेगा, जितने भी डीएम वगैरह बैठेंगे सब गोंडा में बैठेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि गोंडा जो है वो एक सिटी है, मेन सिटी शहर की बात है, उससे जुड़े हुए तमाम सारे गांव वगैरह किनारे किनारे रहते हैं। तो गोंडा एक कोर सिटी हो गया और उसके आसपास के इलाके तो गोंडा से ही संचालित होते हैं। ठीक है, जैसे लखनऊ, अब लखनऊ एक सिटी, एक राजधानी क्षेत्र है और उसके चारों तरफ फैले हुए जितने भी शहर और जितने भी गांव है वो सब लखनऊ में ही उनका काम, वैसे न्यायालय का काम हो गया या कोई भी बड़ा काम हो गया तो वहीं से लखनऊ से होता है, योगी बाबा वहीं बैठते हैं, संसद मतलब विधान परिषद वहीं पर है। तो ये होता है कार्यात्मक विधि के आधार पर जब हम बांट देते हैं, यानी किसी शहर के और उसके चारों ओर के आर्थिक रूप से जुड़े जुड़े गांव जो होते हैं एक जो है उसका निर्माण करते क्षेत्र का। अगला होता है तीसरी विधि प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड। यह सबसे सरल विधि है जिसमें पहले से मौजूद प्रशासनिक सीमाओं जैसे कि कोई एक जिला है, कोई एक राज्य है का उसका उपयोग किया जाता है और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब तो ये एक प्रदेश है। अगला होता है प्रादेशिक नियोजन का अगला जो है समग्र सम्मिश्र विधि, कंपोजिट मेथड। यह विधि एक रूपता कार्यात्मक विधियों का संयोजन है जो बहु मानदंडों पर आधारित होती है और कई सारी चीजों में समानता दिखती है और उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको एक रीजन बता देते हैं। निष्कर्षता कह सकते हैं किसी भी नियोजन के लिए उद्देश्य के आधार पर उचित परिसीमन विधि का चयन करना आवश्यक हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका अल्प विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे वही जो आपके पेपर में पूछा गया था उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। अल्प विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। देखिए अल्प विकास की बात की है तो अंडर डेवलपमेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं।
एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी स्थिति होती है, अल्प विकास, अल्प माने कम विकास, जहां किसी देश या क्षेत्र में उसकी संभावित क्षमता यानी कि उसकी जो जितनी संभावित कैपेसिटी है, उसकी जितनी जरूरत की कैपेसिटी है, जैसे प्राकृतिक कैपेसिटी या मानव संसाधनों की बात हो, दोनों प्रकार के संसाधनों की बात हो, प्राकृतिक या मानव संसाधन, उसकी तुलना में आर्थिक प्रगति धीमी रह जाती है। प्रकृति और मानवीय संसाधन तो ठीक ठाक मात्रा में है, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, आर्थिक प्रगति है, वो नहीं हो पाती है। मनुष्य भी ठीक ठाक मात्रा में उस देश में रहते हैं, ठीक है, साथ ही साथ में प्राकृतिक संसाधन भी हैं, लेकिन उनका दोहन सही तरीके से नहीं किया जा सका है, या सही तरीके से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। और ऐसे में ऐसी चीजें जो होती है वही अंडर डेवलपमेंट या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल की जाती है। इसका स्वरूप और विशेषताओं की बात की जाए, इसके कई स्वरूप लिखेंगे। निम्न प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो निम्न प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, जैसे कि किसी एक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, जैसे भारत में मैं रहता हूं, अब भारत में जैसे मान लेते हैं भारत की जनसंख्या मान लेते हैं 100 है, ठीक है, और भारत में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, मान लेते हैं भारत की राष्ट्रीय आय है 20,000 रुपए, ठीक है, तो 100 लोग हैं भारत में, 20,000 रुपए जो है कमाते हैं, तो बटे 100 कर देंगे, निकाल लेंगे, कितना निकलेगा, यानी कि एक व्यक्ति 200 रुपया कमाता है। जब एक व्यक्ति 200 रुपया कमाएगा तभी 100 लोग मिलकर के 20,000 रुपए कमाएंगे, तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 200 रुपए निकली, यानी एक व्यक्ति जो है ये 200 रुपए कमाता है, तो प्रति व्यक्ति आय वही होती है। निम्न प्रति व्यक्ति, निम्न माने कम, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, देश की औसत आय कम होना, इसी को तो इससे गरीबी उत्पन्न होती, तो ऐसे अल्प विकास हो जाता है। गरीबी और असमानता, आय और धन का असमान वितरण तथा बड़ी आबादी का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना, ये भी इसका क्या होता है, इसी की वजह से होता है। आप देखते हैं ये विशेषताएं होती है इसका। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किया, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में यही चीजें होती है, पूंजी का अभाव होता है लोगों के पास, यानी पैसे नहीं होते, निवेश और आधारभूत संरचना के लिए पर्याप्त पूंजी निर्माण की कमी होती है। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता रहती है अल्प विकसित देशों के लोगों की। अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भर रहना, बाकी उद्योग धंधे कम होते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में तकनीकी पिछड़ापन होता है, इसीलिए तकनीकी रूप से पिछड़े हैं, इसीलिए इनके संसाधनों का दोहन भी नहीं हो पाता और इनकी प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो यही विशेषताएं होती हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। उत्पादन के पुराने और अप्रचलित तरीकों का उपयोग करते हैं और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। निष्कर्षतः अल्प विकास एक जटिल घटना है जिसमें केवल आर्थिक कारक ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारक भी शामिल होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं और आराम से अपनी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न अति लघु उत्तरीय का है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन इसको मैं समझा रहा हूं दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न। विकास सूचक से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, यानी विकास सूचक क्या होता है, विकास सूचक किसे कहते हैं, डेवलपमेंट इंडिकेटर कहते हैं जिसको। देखिए विकास सूचक वे मापदंड या आंकड़े होते हैं जिनका उपयोग किसी क्षेत्र या किसी देश की आर्थिक यानी इकोनॉमिक, सामाजिक यानी सोशल और पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रोग्रेस को मापने और उनकी तुलना करने के लिए किया जाता है। विकास सूचक एक ऐसा मापदंड होता है जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति की तुलना करते हैं किसी दूसरे क्षेत्र से, या फिर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति को मापा जाता है इससे कि हमारे यहाँ की कितनी एक प्रकार से गुणवत्ता है, चाहे वो कितनी बढ़ोतरी हुई समाज में, अर्थतंत्र में, रुपए पैसा में, प्रगति कैसे हुई, पर्यावरण में, पर्यावरण की क्वालिटी क्या है, इन सभी को मापना। ठीक है, प्रमुख श्रेणियां और उदाहरण की अगर बात की जाए किसकी, पर्यावरणीय सूचक की, मतलब इसकी आर्थिक सूचक की। देखिए आर्थिक सूचक सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का परसेंटेज, ये सब आर्थिक सूचक होते हैं। जीडीपी अगर बढ़ती है तो यानी मान लेते हैं कि देश धनी हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती, देश धनी हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का परसेंटेज अगर घटता है देश धनी हो रहा है। लेकिन इसका विपरीत कर ले तो वही चीज, जैसे जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जाएगी तो देश गरीब हो रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय घटेगी, देश गरीब हो रहा है। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी जो है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर ये घटता जीडीपी तो जान लीजिए देश गरीब हो रहा है, अगर बढ़ती तो देश अमीर हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आर्थिक सूचक।
सामाजिक सूचक क्या होते हैं? जो कि दिखाते हैं कि भाई कोई देश कितना आगे कितना पीछे है। जैसे मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी एक सूचकांक है जो कि बताता है कोई भी देश कितना गरीब और कितना अमीर है। साक्षरता दर, यानी कोई भी देश कितना पढ़ा है कितना लिखा है, इसको इसकी बात को साक्षरता दर बताता है। जैसे केरल का साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा है भारत में। ऐसे शिशु मृत्यु दर, शिशु माने तो जो बच्चों की मरने की संख्या, बच्चे जन्म लेते हुए बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, तो वो रेट क्या है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा मतलब क्या होता है, जीवन के प्रति आशा उनकी कितनी है, यानी जीने की इच्छा उनकी कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है। ये सब विकास के सूचक होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनसांख्यिकीय सूचक भी होते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो, और जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, ये सब कहीं ना कहीं पे जनसांख्यिकीय सूचक होते हैं डेवलपमेंट के। इसके अलावा पर्यावरणीय सूचक, पर्यावरणीय सूचकों की अगर बात करें, पर्यावरणीय सूचक तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, यानी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अगर ज्यादा होता है तो पर्यावरण कम होगा, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आएगी। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अगर कम होता है तो पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहेगी। वन आवरण मतलब कि वन आवरण का प्रतिशत, यानी कि वन कितना है किसी भी देश में, किसी भी एरिया में, किसी भी प्रदेश में, तो इसी चीज से विकास का सूचकांक इन्हीं सभी मापदंडों पर आधारित होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो पर्यावरणीय सूचक और तमाम प्रकार के और सूचक हैं। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि विकास सूचक नियोजन की प्रगति यानी कि जो है प्लान की प्रोग्रेस पर ध्यान देता है, उसका आकलन करने, उसके लक्ष्यों को निर्धारित करने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच तुलना करने में मदद करते हैं। विकास सूचक क्या करते हैं? विकास सूचक नियोजन की प्रगति का आकलन करते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के बीच तुलना करते हैं या उनको करने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आर्थिक नियोजन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है एक चेतन और संगठित प्रक्रिया है। इसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण यानी जैसे योजना आयोग या नीति आयोग जिसको आप कह सकते हैं, योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। ये बात ध्यान रखिए। उस देश के संसाधनों के उपयोग के लिए एक निर्धारित समय सीमा के भीतर विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताएं और रणनीतियां बनाई जाती हैं। जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं, 5 साल की योजनाएं होती हैं, तो उसमें 5 साल में किसी 2-3 मुद्दे को ध्यान में रखा जाता है और उन्हीं मुद्दों पर काम किया जाता है। यही होता है आपका क्या? यही होता है बेटा आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन की अवधारणा में बेसिकली यही होता है। जैसे नीति आयोग, योजना आयोग में 5 साल के लिए चलता है, तो यही सब पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चीजें चलती थी। 5 साल भाई, हम 5 साल तक इस 2 मुद्दों पर काम करेंगे, इस एक मुद्दे पर काम करेंगे 5 साल तक। ठीक है, और ये लक्ष्य हमारा रख रहे हैं तो वो लक्ष्य पूरा करेंगे। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? लक्षित उद्देश्य, लक्षित उद्देश्य इसमें पहले से ही उत्पादन, रोजगार या आय के वितरण जैसे लक्ष्य तय कर लिए जाते हैं, कितने हद तक हमको बढ़ना है। इसके अलावा समय सीमा भी डिसाइड हो जाती है। जैसे यह अल्पकालिक, जैसे एक साल का हो सकता है। ठीक है, जैसे योजना आयोग 1 साल का हो सकता है, 1 साल की योजना हो सकती है, या दीर्घकालीन लंबे समय के लिए जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब हो सकती है। 5 साल की, 1 साल की, 2 साल की, ऐसी तमाम योजनाएं हो सकती है जो कि चलती रहती है। संसाधन जुटाना, यह सुनिश्चित करना कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पूंजी और संसाधन उपलब्ध हो, ये भी सुनिश्चित करना होता है हमको, संसाधनों को जुटाना होता है। ठीक है, इसके अलावा सरकारी हस्तक्षेप भी बहुत जरूरी है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार की सक्रिय भागीदारी आवश्यक हो जाती है, इसीलिए योजना आयोग के या नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? स्वयं प्रधानमंत्री होते, ताकि सरकार उसका सहायता पूर्ण रूप से करे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक नियोजन तेज और समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है और आज भी आप देखते हैं ये चल ही रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्थिक नियोजन है वो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं विकास करता है देश का, और एक समय सीमा के अंतर्गत किसी 2-3 मुद्दों पर एक प्लान बनाया जाता है कि इसको हम इतना हद तक आगे बढ़ा देंगे। यही होता है आर्थिक विकास या आर्थिक नियोजन, आर्थिक प्लानिंग। अब भैया आपका खंड बा, खंड आ के 5 क्वेश्चन हो गए। अब खंड बा यानी सेक्शन बी के लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हम नजर डालेंगे। ठीक है, और विस्तार से इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने आपको। सभी प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा कितनी? 200 शब्दों में लिखना है।
आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। छठा क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से छठा प्रश्न आप चर्चा करता हूं भाई। छठवां क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न, प्रादेशिक नियोजन के विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग। देखिए प्रादेशिक नियोजन का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था और 20वीं शताब्दी में इसने एक औपचारिक विषय का रूप धारण कर लिया। औपचारिक माने क्या होता है? एक व्यवस्थित विषय बन गया जिसका अध्ययन लोग करने लगे। विकास के प्रमुख चरण, विकास कैसे कैसे होता है, उसके कई चरण होते हैं, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहला चरण, देखिए प्रारंभिक चरण होता है 19वीं शताब्दी का चरण जो विकास करा भारत का, ये पहला चरण रहा। यह चरण शहरी नियोजन यानी कि शहरों का प्लान बनाना, शहरों को विकास के लिए, और मानव का कल्याण यानी कि ह्यूमन वेलफेयर, इस पर केंद्रित था। 19वीं शताब्दी का जो दौर था उसमें मानव का कल्याण और शहर को व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया। एबेनेजर हावर्ड की गार्डन सिटी की अवधारणा ने क्षेत्रीय स्तर पर नियोजित विकास की नींव रखी और इस तरीके से यह आगे बढ़ता रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी वैली अथॉरिटी टीवीए के निर्माण के साथ प्रादेशिक नियोजन को पहचान मिली। इसका उद्देश्य नदी घाटी के बहुउद्देशीय विकास पर केंद्रित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे स्थिति क्या हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध के कारण हुए तमाम प्रकार के विनाश और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए क्षेत्रीय नियोजन का महत्व बढ़ा। ठीक है, और फ्रांसवा पैरोक्स का विकास, ध्रुव मॉडल जो आया या ग्रोथ पोल का मॉडल जो आया, ध्रुव का विकास जो मॉडल है, ध्रुव का जो मतलब कि ग्रोथ पोल थ्योरी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, तो विकास ध्रुव का जो मॉडल है खास करके फ्रांसवा पैरोक्स के द्वारा दिया गया ये और मॉडल, और गुरनार मेर्डल के जो मॉडल है, गुरनार मेर्डल के संचयी कार्यकारण मॉडल जैसे सिद्धांतों ने इसे एक मजबूत वैचारिक आधार बना दिया कि प्लान कैसे बनाया जाए, नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन कैसे किया जाए। फिर आधुनिक चरण शुरू होता है रीजनल प्लानिंग का, प्रादेशिक नियोजन का आधुनिक चरण 1970 ईस्वी के बाद। नियोजन का ध्यान आर्थिक विकास से हटकर करके अब पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना, सामाजिक न्याय यानी कि समाज में समानता की बात करना, और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया गया। भारत जैसे देशों में पंचवर्षीय योजनाओं में भी पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया, जिसने इस विषय को और गति प्रदान करी। और इस तरीके से आप देखते हैं कि आधुनिक समय में रीजनल प्लानिंग का जो उद्देश्य रहा वो पर्यावरण पर जाकर के फोकस हो गया, सतत विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण पर आ गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन एक गतिशील विषय है जो समय के साथ केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक पर्यावरणीय आयामों को भी समाहित अपने अंदर करता चला जाता है। केवल आर्थिक जो है विकास की बात जो है नहीं करता प्रादेशिक नियोजन, जबकि वो बल्कि वो क्या क्या करता है, वो सामाजिक पर्यावरणीय इस सभी विकास पर भी फोकस करता है, सभी विकास के बारे में भी बताता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, सतत विकास के पर्यावरणीय घटकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के पर्यावरणीय घटकों का वर्णन कीजिए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहली बात है पर्यावरण की सुरक्षा या उसकी गुणवत्ता में कमी ना होने पाए, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। समाज और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक भी डेवलप हो, समाज भी बराबर तरीके से डेवलप होता रहे और पर्यावरण भी अच्छे तरीके से रहे, उसमें भी गुणवत्ता में कमी ना आए। तो सतत विकास की अवधारणा यह बताती है कि संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का खास करके ऐसा विवेकपूर्ण तरीके से, ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसका दोहन किया जाए जिससे हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो हो ही जाए, साथ ही साथ में पर्यावरण की गुणवत्ता को क्षति ना पहुंचे और आर्थिक विकास भी हमारा हो जाए, और जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में बचे रह सकें। इसी को बोलते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, समपोषणीय विकास इसी को कहा जाता है। पर्यावरणीय घटक, इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स की बात की संसाधन संरक्षण में,
या इसमें तो क्या होता है, देखें संसाधन संरक्षण। इसमें गैर नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इनके उपयोग को कम करना, और नवीकरणीय संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा या जो जल ऊर्जा है, वायु की जो ऊर्जा है, इन ऊर्जाओं का प्रयोग ज्यादा करना। ऐसी ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का प्रयोग करें जिसको दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, ठीक है। और ऐसी ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनका उपयोग कम करना, यही होता है सतत विकास का लक्ष्य। इसका अस्थायी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना शामिल इसमें किया गया। दूसरी बात, जैव विविधता का संरक्षण भी आप देखते हैं सतत विकास में बहुत जरूरी है। जैव विविधता मतलब क्या, तो जीवों की विविधता, जहां पर जीव बहुत अधिक मात्रा में, जहां पर प्रजातियां कई सारी जीवों की, उन प्रजातियों की रक्षा करना, क्योंकि प्रजातियों से ही कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि जो पर्यावरण है उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आती। तमाम प्रजाति के लोग रहेंगे क्योंकि वो सब पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। पौधों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के आवासों और पारिस्थितिक तंत्रों यानी कि इकोसिस्टम को बचाना चाहिए, क्योंकि वे पारिस्थितिक संतुलन यानी कि इकोनॉमिक या जो वो इन्वायरमेंटल जो है संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। जरूरी है हमको उन जो है जीवों की, उन वनस्पतियों की रक्षा करना जो कि वातावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। तो ये सब सतत विकास के अंतर्गत हम करते हैं। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण, वायु हो गया, वायु प्रदूषण की बात हो, जल प्रदूषण की बात हो, ठीक है, या भूमि प्रदूषण की बात हो, इसको न्यूनतम करना यानी कम करना। वायु प्रदूषण कम करना, जल प्रदूषण कम करना, भूमि का प्रदूषण कम करना, ठीक है। खास करके औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों के उचित प्रबंधन के माध्यम से। जब हम औद्योगिक जो चीजें हैं, उद्योग में तमाम प्रकार के मलबा, तमाम कूड़ा कबाड़ निकलते हैं, उससे हमारी मिट्टी भी दिक्कत होती है, वायु में धुआं निकलता है उद्योगों का, तो इससे वायु की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमको चाहिए कि औद्योगिक जो कचड़े हैं उनको कम करें, और साथ ही साथ में अपशिष्ट माने कूड़ा कबाड़ कचड़ा, इसका उचित प्रबंधन करें, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे वो कृषि संबंधित तमाम प्रकार के खेतों में हम तमाम चीजें डालते हैं, तो इससे भी नुकसान ही पहुंचता है। सॉरी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन समन क्या है, जलवायु परिवर्तन समन। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नीतियां बनाना और ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर डिपेंड होना, यह भी सतत विकास के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसें होती हैं जो वातावरण को गर्म कर देती हैं। जब वातावरण गर्म हो जाता है तो ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, और ग्लेशियर जब खूब पिघलेंगे तो क्या होगा, नदी में जल ज्यादा बहेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, नदियां अपनी मार्ग से परिवर्तित हो जाएंगी, बाढ़ आ जाएगी, समुद्र का जलस्तर ऊंचा उठ जाएगा, तो जो जितने भी बीच या द्वीप इलाके हैं, जहां पर भी समुद्र किनारे वाला इलाका, समुद्र के बीच में जो इलाका है, वो सब डूब जाएंगे। इससे बहुत ज्यादा खतरा होगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का शमन करना, इसके साथ ही साथ में पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य। पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य है यानी जैसे वन हो गया, यानी जंगल है, आर्द्र भूमि मतलब को, तो जिसमें नमी वाली भूमि, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे प्राकृतिक प्रणालियों की पुनर्स्थापना की जाए और सुरक्षा उनकी करना, क्योंकि वे जल चक्र और जलवायु नियमन जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इकोसिस्टम एकदम से मजबूत हमको करना चाहिए। यही सब जो है सतत विकास के लक्ष्य हैं, सतत विकास के बारे में कहा जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण सतत विकास की आधारशिला है। अगर पर्यावरण की क्वालिटी बनी रह जाएगी तो सतत विकास समझ लो हो रहा है। एक ऐसा विकास जिसमें वायु की गुणवत्ता या पर्यावरण की क्वालिटी को में कमी किए बिना आप अपना विकास करें, आर्थिक विकास आप करें, लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर करें। इसी चीज को सतत विकास कहा जाता है। तो पर्यावरण सतत विकास की आधारशिला है और इसके घटकों का संरक्षण सुनिश्चित करता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास दीर्घकालिक और अस्थायी हो, क्षणिक ना हो, ठीक है, कम समय के लिए ना हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बढ़िया भैया। रास्टो मॉडल पर एक संक्षिप्त आलेख लिखिए। रास्टो मॉडल, रोस्टो या रास्टो कुछ भी कहे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोस्टोज मॉडल। रोस्टो का क्या मॉडल है? वाल्ट डब्ल्यू रोस्टो इनका पूरा नाम है। 1960 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आती है, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ
अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें एक मॉडल प्रस्तुत किया आपने अरोस्टो साहब ने, जिसे विकास की रेखीय अवस्थाएं कहते हैं, या विकास का राष्ट्रों का लाइनर स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास के बारे में एक पुस्तक लिखी है, और उसी में लाइनर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास का एक रेखीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। मॉडल की अवस्थाएं क्या, किन किन अवस्थाओं में एक प्रकार से विकास होता है, रोस्टो साहब क्या कहते हैं, इस पर नजर डालते थोड़ा सा। देखिए, कहते हैं रोस्टो परंपरागत समाज। पहले क्या था? परंपरागत समाज था। रोस्टो क्या कहते हैं? पहले परंपरागत समाज था, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। यह कृषि प्रधान हुआ करती थी, यानी यहाँ पर खेती खूब दबा के होती थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर था, यानी कि विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है वो कम ही मात्रा में आपको दिखती थी। यानी परंपरागत समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग उतना नहीं था जितना आज है। कठोर सामाजिक संरचना थी, ठीक है, जिसमें बदलाव बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे में पहला समाज तो यही था। गुरनार मतलब कि ये रोस्टो साहब कहते हैं कि विकास में पहले परंपरागत समाज था इस तरीके से। फिर वो समाज कैसे बढ़ा, आगे बढ़ा। पूर्व उड़ान की शर्तें यानी प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। इसमें क्या हुआ कि कृषि और खनन में उत्पादकता बढ़ती शुरू हुई धीरे धीरे करके। फिर परिवहन का विकास हुआ, फिर संचार का विकास होता गया, और आधुनिक शिक्षा का विस्तार धीरे धीरे करके होता गया। और इस तरीके से आप देखते हैं कि विकास थोड़ा सा और आगे बढ़ा। संचार के आने से कृषि में विकास हुआ, फिर खनन का काम शुरू हुआ, फिर परिवहन का विकास हुआ, फिर संचार का विकास हुआ। और इस तरीके से विकास का जो एक लाइनर मॉडल है, एक जैसे पहले एक अवस्था पुरानी परंपरागत समाज, मिडिल वाला, फिर आधुनिक समाज, तो इसका विकास जो इन्होंने बताया वो बड़ा जबरदस्त तरीके से था। रोस्टो आगे कहते हैं कि फिर आती है आपकी टेक ऑफ वाली अवस्था। ये टेक ऑफ से पहले की अवस्था है, यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, उड़ान अवस्था यानी टेक ऑफ की अवस्था, जहां औद्योगिक क्रांति होती है। निवेश दर यानी इन्वेस्टमेंट रेट तेजी से बढ़ करके जीडीपी के 10% से अधिक हो जाती है। तो निवेश ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर निवेश होता है, पूंजी लोग लगाते हैं चीजों में, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, और विकास स्वचालित हो जाता है, यानी विकास यहाँ पर अपने आप विकास होना प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद में आती है अगली अवस्था, परिपक्वता की अवस्था। ये सब रोस्टो का विकास मॉडल है। परिपक्वता की ओर अग्रसर है, ड्राइव टू मेच्योरिटी। देखिए, प्रौद्योगिकी का विस्तार होता है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था में विविधता आती है, इकोनॉमी कई मतलब केवल कृषि या केवल उद्योगों पर आधारित ना होकर के और तमाम मुद्दों पर आधारित होना शुरू हो जाती है। और निवेश दर जो है 20% तक यहाँ पर पहुंच जाती है। अभी 10% जो निवेश दर थी वो भी अब 20% पहुंच जाती है। फिर इसके बाद रोस्टो कहते हैं फिर आगे अगला विकास क्या होता है, अधिक उपभोग का युग आता है, एज ऑफ हाई मॉस जो है कंजप्शन। कंजप्शन यानी कि जब लोग जो है पहले कुछ कम उपयोग करते हैं, लोगों के पास जब पैसा आता तो उनकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। क्योंकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी है, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में उसका इच्छाएं बढ़ती जाती मनुष्य की, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो लगातार कमाता रहता है। जैसे मान लेते हैं अगर आप घर में पंखा लगाए तब भी आपको हवा मिलेगी, कूलर लगाएंगे तब भी, लेकिन पंखा से फिर कूलर लोग लगाने लगेंगे, कूलर भी आ जाएगी तो फिर एसी लगवा लेंगे। अब एसी से भी कुछ अच्छा आएगा तो ठंडी में भी ग्लोबल लगवा लेंगे, गर्म वाली एसी। घर में ठंड पानी है तो उसको पहले राड से गर्मा करके लोग नहाते थे, आजकल क्या गीजर लगवा लिए है, गर्म गर्म पानी जब चाहो तो गर्म पानी नहा लो। ये सब चीजें जो है व्यवस्थित है, तो अधिक उपयोग का युग आ गया। यह अंतिम अवस्था है विकास की, जहां अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताएं बुनियादी जरूरतों से हट करके उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्रित हो जाती हैं। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का नियम लागू हो जाता है। कंज्यूमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से चीजें बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह मॉडल विकासशील देशों को यह मार्ग सुझाता है कि वे औद्योगिकरण और निवेश के माध्यम से कैसे आर्थिक प्रगति कर सकते हैं। हालांकि इसकी आलोचना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों की उपेक्षा के लिए भी की जाती है, क्योंकि इतिहास और सांस्कृतिक चीजों की उपेक्षा इसमें की गई है। हालांकि फिर भी विकास का जो ये मॉडल है रोस्टो का, ये बड़ा जबरदस्त है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था, प्रश्न था दक्षता समानता की विवेचना कीजिए, डिस्कस इफिशियंसी इक्विटी। दक्षता समानता की विवेचना कीजिए। क्या है ये दक्षता समानता? दक्षता को क्या बोलते हैं? इफिशियंसी कहते हैं, और समानता को इक्विटी या क्वालिटी बोलते हैं। क्षेत्रीय नियोजन और अर्थशास्त्र के दो मूलभूत और अक्सर विरोधाभासी लक्ष्य होते हैं, दक्षता और समानता। दक्षता क्या है इसको समझते हैं, फिर हम समझेंगे आखिरकार की ये समानता क्या होती है।
दक्षता, इसका अर्थ है संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना, यानी जो भी संसाधन है उसका जितनी जरूरत हो उतना उपयोग करें, जिससे उत्पादन अधिकतम हो और प्रति इकाई लागत न्यूनतम हो, यानी कि जो प्रति इकाई लागत है वो कम हो और उत्पादन ज्यादा हो जाए, यानी कम लागत में ज्यादा उत्पादन करना जो है ये दक्षता में शामिल होता है। नियोजन में भूमिका भी इसकी होती है दक्षता की। यह उन क्षेत्रों जैसे कि विकास ध्रुवों में निवेश को प्राथमिकता देती है जहां प्रतिफल यानी रिटर्न सबसे अधिक होता है, यानी कि जितना लगाया उससे कहीं अधिक मिलता है, भले ही वो भौगोलिक रूप से केंद्रित हो। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना होता है। दक्षता का मतलब होता है कितना कितना कैपेसिटी कितनी बढ़ा ली जाए। दूसरी तरफ समानता यानी इक्विटी, इसका अर्थ है आर्थिक लाभों और अवसरों का न्याय संगत वितरण करना जिससे आय की असमानता और गरीबी कम हो सके। अच्छा, जो ये दक्षता होती है वो अधिक से अधिक लाभ कमाने पर फोकस करती है, उससे समाज से कोई उतना मतलब नहीं होता कि भाई समाज कितना आगे उससे बढ़ेगा, व्यक्तिगत लाभ हो या पर्टिकुलर लाभ होना चाहिए, लेकिन इसमें समानता में क्या होता है कि सभी समाज को लेकर के चलना होता है, न्याय संगत तरीके से चीजों को लाभ को प्राप्त करना होता है। नियोजन में भी इसकी भूमिका यह है कि यह पिछड़े और हाशिए पर खड़े क्षेत्रों में निवेश की मांग करती है, यानी ऐसे क्षेत्र जो कि एकदम पिछड़े हैं, जो अपने खात्मे पर, हाशिए माने क्या होता है खात्मे पर है, ठीक है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचने वाला, अस्तित्व मिट जाएगा अगर वहां पर विकास नहीं किया गया तो यहाँ पर विकास या यहाँ पर निवेश करने के लिए समानता बोलती है। तो क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके और सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके, इस पर जो है काम करती समानता। जबकि दक्षता क्या करती है, अपने फायदे के लिए कहीं पर भी निवेश कर सकती, किसी एक मुद्दे पर ही निवेश कर सकती है जिसमें उसके फायदा हो, ठीक है। अभी समानता की बात करें तो जैसे मैं साइकोलॉजी और अर्थशास्त्र की वीडियो नहीं मतलब कि कम बनाता हूं, आप देखते होंगे क्योंकि कम बच्चे पढ़ते हैं उसको, ठीक है। हिंदी की वीडियो और इसकी क्या नाम है जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो ज्यादा आती है जो कि इसके बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पर मेरी क्या दिखती है, यहाँ पर दक्षता मेरी दिखती है कि भाई अगर मैं सोशियोलॉजी की वीडियो बना दूंगा, हिंदी की बना दूंगा तो मेरी ज्यादा जो है लोग देखेंगे यूट्यूब पर और ज्यादा उससे जो है हमारे इंगेज बढ़ेगी। लेकिन वहीं पर मैं अगर साइकोलॉजी की वीडियो या होम साइंस की वीडियो या और भी कोई ऐसा सब्जेक्ट की वीडियो डालूंगा, जैसे कि मैंने कोई दूसरी वीडियो डाल दिया तो उस पर कम इंगेज जाएगा, तो लोग यही क्या करेंगे, जो जो ज्यादा लोग देखते हैं वही डालना पसंद करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट जो कि कम बच्चे पढ़ते हैं उनको लोग कम पढ़ाते हैं। लेकिन मैं समानता के दृष्टिकोण से आगे बढ़ता हूं और सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होता है समानता का, जबकि दक्षता का व्यक्तिगत लाभ से संबंधित होता है। दक्षता समानता व्यापार ट्रेड ऑफ, अक्सर दक्षता के लिए केंद्रित निवेश असमानता को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। तो दक्षता के लिए निवेश जो होता है वो असमानता को बढ़ाता है और समानता के लिए पिछड़े क्षेत्रों में निवेश कुल आर्थिक विकास दर को धीमा कर सकता है। नियोजन को एक संतुलन बनाना होता है। ऐसे में आप देखें दक्षता और जो है समानता दोनों जरूरी होता है विकास ध्रुवों में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक सफल क्षेत्रीय नियोजन नीति वह होती है जो दीर्घकालिक दक्षता के लिए आवश्यक सामाजिक आर्थिक समानता को प्राप्त करने का प्रयास भी करती हो, जिससे सभी क्षेत्रों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित हो। किसी एक क्षेत्र में ही विकास करना जो है ये अच्छा नहीं होता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, हर एक क्षेत्र में विकास करना अच्छा माना जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रादेशिक नियोजन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रादेशिक नियोजन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। समझने का प्रयास करिए, बढ़िया क्वेश्चन से सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आए हुए हैं। मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। ऐसा आपने इससे पहले कोई भी लेक्चर, कोई भी जो है विद्वान से विद्वान व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता होगा जिस तरीके से मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आपके प्रोफेसर, आपके टीचर इस तरीके से आपको सॉल्व करवा करके पेपर नहीं दिखाते होंगे जिस तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट पर सॉल्व किया जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतना कम सब्सक्राइबर बढ़ता ही नहीं है। 1 मिलियन किस दिन पूरा होगा, इतना सपना लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ कि 1 मिलियन जल्दी पूरा हो जाए। अब की सीजन में तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पूरा करवा दीजिए, 1 मिलियन तो पूरा करवा दो प्रभु। उसके बाद मैं नहीं कहूंगा 1 मिलियन का तो टैग लग जाए कि हाँ शुक्ला रिपोर्ट ने 1 मिलियन पार किया। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं, क्योंकि वीडियो आपको मिल ही जाती तो सब्सक्राइब करते ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। चले, तो प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य कार्यक्षेत्र और विशेषताओं के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्रादेशिक नियोजन के कई प्रकार हैं। पहला क्षेत्रीय प्रकार, बेस्ड ऑन रीजन टाइप। देखिए, नगरीय नियोजन अर्बन प्लानिंग मुख्य रूप से शहरों के भीतर भूमि का उपयोग कैसे होना है, परिवहन कैसे होगा और बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन पर केंद्रित होता है नगरीय नियोजन। और वहीं पर क्षेत्रीय प्रकार के नियोजन में ग्रामीण नियोजन होता है, रूरल प्लानिंग।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, रोजगार और सामाजिक सेवाओं के विकास पर केंद्रित होता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा अगला होता है आपका महानगरीय नियोजन, मेट्रोपॉलिटिशन प्लानिंग। एक बड़े शहर और उसके चारों ओर के उपनगरीय क्षेत्रों जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, एनसीआर जो है दिल्ली जो है, सवाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो होता है एनसीआर दिल्ली। अब दिल्ली छोटा सा है, लेकिन दिल्ली के गाजियाबाद के, नोएडा के बहुत सारे इलाके जो है एनसीआर में आ जाते हैं। एक केंद्र मतलब कि एक ऐसा शहर जो बड़ा शहर है, उसके चारों तरफ के जो छोटे छोटे शहर है उनका भी विकास उसमें साथ साथ होता है, एकीकृत विकास पर केंद्रित करता है। तो महानगरीय नियोजन ये होता है। एक होता है कार्यात्मक प्रकार का आधार है नियोजन। तो एक हो गया आपका ग्रामीण नियोजन, एक हो गया शहरी नियोजन और एक होता है महानगरीय नियोजन। ठीक है। अब अगला जो प्रकार होता है ना इसको बांटने का, वो होता है आधार कार्यात्मक प्रकार, यानी बेस्ड ऑन फंक्शन यानी ऑब्जेक्टिव, यानी कार्य के आधार पर अगर नियोजन को बांटे तो उसको भी कई प्रकार से बांटते हैं। जैसे कि पहला संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग। किसी विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन, इन सभी का प्रबंधन करना हुआ या संरक्षण करना हुआ, इस पर केंद्रित होता है संसाधनों का नियोजन। जैसे उदाहरण के रूप में नदी घाटी परियोजनाएं तमाम सारी चलती हैं, तो ये सब चीजें हो गई संसाधन का नियोजन, ये कार्य के हिसाब से उसका प्रकार होगा। दूसरा होता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन की बात की जाए, इकोनॉमिक प्लानिंग, क्षेत्रीय आर्थिक विकास दर जैसे औद्योगिकरण और रोजगार सृजन पर केंद्रित होता है ये। तो आर्थिक नियोजन जो होता है वो क्षेत्रीय आर्थिक विकास दर का विकास होता है, उसमें औद्योगिकरण और रोजगार सृजन पर केंद्रित होता है, और उसका ये होता है आपका प्लान रीजनल प्लानिंग। ठीक है। अगला प्लानिंग होता है सामाजिक नियोजन। ठीक है। सोशल प्लानिंग, जैसे शिक्षा बराबर मिले सबको, स्वास्थ्य, आवास, यानी रहने का स्थान, सामाजिक न्याय सभी को मिले और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है और उस पर काम करता है सामाजिक प्लानिंग। ठीक है, सामाजिक नियोजन। वहीं पर अगला आधार होता है समय अवधि के आधार पर, अगर प्लान को हम बांटना चाहें समय अवधि के आधार पर भी हम बांट सकते हैं इसको। जैसे कि समय अवधि के आधार पर भी ये अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक नियोजन हो सकते हैं। तीन प्रकार, अल्पकालिक कम समय के लिए, मध्यकालिक कुछ ज्यादा समय के लिए उससे, और दीर्घकालिक एक लंबे समय के लिए एक प्लान बनाना। ठीक है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, अल्पकाल में 1 महीने 2 महीने का, मध्यकाल में 1 साल 2 साल का। ठीक है, इस तरीके से निष्कर्षतः कह सकते हैं कि नियोजन के प्रकार क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं और जरूरतों पर डिपेंड करते हैं, और अक्सर एक सफल योजना में ये प्रकार एक दूसरे के साथ एकीकृत होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भैया, भारत में बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नीड्स ऑफ मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया। भारत में बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुस्तरीय नियोजन, मल्टी लेवल प्लानिंग, इससे तात्पर्य नियोजन प्रक्रिया को केंद्रीय यानी राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय, ग्राम या ब्लॉक स्तरों पर विकेंद्रीकृत करना यानी बांट देना। भारत में इसकी आवश्यकता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। तो आखिरकार ये बहुस्तरीय नियोजन जो होता है वो क्या होता है, प्रश्न पूछा गया। भारत में बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। बहुस्तरीय नियोजन मतलब होता है कि भारत में से एक हो गया देश, एक हो गया राज्य, फिर जिला, फिर स्थानीय स्तर पर, इसे बांटते नहीं। इससे पहले होता है देश का कौन है, प्रधानमंत्री मालिक है। ठीक है, उससे नीचे कौन आएगा, मुख्यमंत्री मालिक है प्रदेश का। फिर जिला का मालिक कौन हो गया, मान लेते हैं कि डीएम बना दिया गया, या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो गया। ठीक है, या उसके फिर उसके नीचे कौन सा आपका मालिक मान लेते हैं, उसके नीचे आप मान लीजिए कि भाई वो क्या नाम है, सांसद, मतलब कि सांसद हो गया, विधायक हो गया। ठीक है, उससे नीचे प्रधान, तो एकदम गांव गांव तक आ गया, यानी कि सभी का नियोजन करने का सभी का एक प्रकार से बटा हुआ है, ब्लॉक, ग्राम स्तर सभी पर। ठीक है, तो सत्ता इसकी बटी हुई रहती है। इसके भारत में कई सारी आवश्यकता होती है मल्टी इसके। ठीक है, भौगोलिक विविधता, भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, जिसमें भौगोलिक विविधता है, यानी कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदियां, कहीं पर मैदान है, कहीं पर झील है। ये हो गया आपका प्रादेशिक नियोजन। ठीक है, ये क्या हो गया, भौगोलिक विविधता ये हो गई। इसके अलावा सांस्कृतिक यानी कल्चरल तरीके से कल्चर भी अलग अलग ही है अधिकतर लोगों का, और आर्थिक विविधता है, कोई गरीब है कोई अमीर है। तो भारत में नाना प्रकार की विविधता विद्यमान है। इसी विविधता के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बहुस्तरीय नियोजन की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी एक समान योजना सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, इसीलिए उसको अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ती हैं। अगला है जमीनी समस्याओं की समझ।
जिला और ग्राम स्तर पर नियोजन करने से स्थानीय समस्याओं जैसे पानी की कमी, स्थानीय रोजगार की जरूरतें, उनकी बेहतर समझ होती है और समाधान अधिक प्रभावी होता है। इससे एक प्रधान जो होता है वो गांव के बारे में अच्छे तरीके से जानेगा, जबकि एक जो सांसद या विधायक होगा उस हर एक गांव के बारे में थोड़ी जान पाएगा वो। जबकि एक प्रधान जो होगा पूरे गांव के बारे में जानता है कि भाई किसके यहाँ पर नल नहीं लगा, किसके यहाँ पर जो है किसको कॉलोनी मिली, किसको नहीं मिली है, किसको जरूरत है कॉलोनी चाहिए किसको। ये सब चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पे दिखती हैं। तो जमीनी समस्याओं की समझ भी होती है इससे एकदम, और जनता तक सारी चीजें पहुंच पाती हैं सरकार की। लोकतंत्र और भागीदारी, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी 73वें और 74वें संशोधन जो संविधान में हुआ था 1993-94 के आसपास, उसकी भावना को मजबूत करता है और पंचायतों व नगर पालिकाओं को सशक्त बनाता है। और इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है और स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं पे शासन से जुड़ जाते हैं और सरकार की चीजों का उपयोग कर पाते हैं। संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के लिए भी भारत में उपयोगिता है, जरूरत है मल्टी रीजनल प्लानिंग की। स्थानीय स्तर पर योजना बनाने से संसाधनों का अपव्यय यानी कि वेस्ट नहीं होते हैं, कम होता है वेस्टेज, और उनकी जरूरतों के अनुसार कुशलतम उपयोग सुनिश्चित हो पाता है। जो जरूरत होती है वो संसाधन मिल जाते हैं अगर क्षेत्रीय स्तर पर प्रादेशिक नियोजन हो रहा है। इसके अलावा असमानता का निवारण भी होता है। यह पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाने में मदद करता है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं निष्कर्षतया भारत में बहुस्तरीय नियोजन समावेशी यानी इंक्लूसिव और संतुलित विकास के लिए एक अपरिहार्य शर्त है, क्योंकि यह नियोजन प्रक्रिया को ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन के बजाय नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम अप दृष्टिकोण प्रदान करता। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि वो पूरा का पूरा एकदम से शुरू से लेकर के एकदम हाई लेवल तक और हाई से नीचे लेवल तक ला करके आता है। इसलिए भारत में जरूरत है बहुस्तरीय नियोजन की, जो कि चल भी रहा है, जो कि हो भी रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने खंड बा को भी समझ लिया। अब सेक्शन सी के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन सी में आपको बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। सेक्शन सी यानी खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसको देखते हैं। इसको लेकर के इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि 500 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लेने हैं, केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। हालांकि मैं अधिकतर प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास ही कर रहा हूं। चले, प्रश्न प्रदेश को परिभाषित कर कीजिए और इसकी विशेषताएं और प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन अ रीजन एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, यानी कि प्रदेश क्या होता है और प्रदेश की विशेषता और प्रदेश कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बताएं। परिभाषा लिखिएगा। भूगोल में प्रदेश यानी रीजन पृथ्वी की सतह का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे एक या अधिक विशिष्ट समरूप विशेषताओं होमोजेनेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसके पड़ोसी क्षेत्रों से अलग पहचाना जाता है। यह एक नियोजन या प्रशासनिक इकाई भी हो सकता है, जैसे गंगा का मैदान हो सकता है, ठीक है, वो भी एक प्रदेश होता है, या मुंबई पुणे का औद्योगिक प्रदेश भी हो सकता है। तो ये सब एक प्लान है, एक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसी को प्रदेश कहते हैं। गंगा का मैदान हो गया, या फिर उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान हो गया, या पूर्वोत्तर का जो है पर्वतीय क्षेत्र हो गया, या मुंबई पुणे का औद्योगिक क्षेत्र हो गया, या दक्कन का पठार वाला इलाका हो गया, ठीक है, थार के मरुस्थल वाला एरिया हो गया। तो ये सब एक प्रदेश हो सकते हैं। या फिर ये भाषा के आधार पर हो सकते हैं प्रदेश। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, गुजरात, ठीक है, पश्चिम बंगाल, भाषा के आधार पर। ऐसे ही वो किसी खनिज संसाधन के हिसाब से भी प्रादेशिक नियोजन हो सकते हैं, प्रदेश को बांट सकते। तो प्रदेश ये होता है जो किसी विशेष विशेषता के द्वारा वो किसी दूसरे प्रदेश से अलग होते हैं। प्रदेश की विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन, रीजन की कई विशेषताएं। पहली विशेषता लिखिएगा समरूपता, होमोजेनिटी, यानी प्रदेश का सबसे आवश्यक लक्षण क्या होता है? आंतरिक एकरूपता, यानी पूरा का पूरा प्रदेश आंतरिक रूप से एक किसी न किसी चीज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यह एक रूपता भौतिक यानी कि जलवायु में एक रूपता हो सकती है, भू आकृति एक जैसी हो सकती है, यानी कि जैसे पर्वत वाला इलाका पर्वत ही रहे, पठार है पठार ही रहे, मैदान है मैदान ही रहे, ठीक है, गर्म जलवायु तो गर्म जलवायु भी रहे। या मानवीय, जैसे कि भाषा अगर एक जैसी तो भाषा एक जैसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था भी जैसे समान है, तो उस तरीके से एक प्रदेश हो सकता है। तो पहली विशेषता क्या है? एक जो है समरूपता होनी चाहिए, चाहे भाषा की बात हो, जलवायु की बात हो, भू आकृति की बात हो या अर्थव्यवस्था की बात हो, सभी में समानता दिखेगी तभी वो प्रदेश कहा जाएगा। दूसरा विशेषता क्षेत्रीय विस्तार, यानी कि एरियल एक्सटेंट,
प्रत्येक प्रदेश एक निश्चित सीमा से घिरा हुआ होता है, उसकी एक सीमा होती है, एक क्षेत्र होता है। इसकी सीमाएं स्पष्ट या संक्रमणशील भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी कभी कभी एक सीमा दूसरे सीमा से भी जुड़ी हो सकती है, एक प्रदेश की सीमा दूसरे प्रदेश में भी जा सकती है। अद्वितीयता यानी प्रत्येक प्रदेश अपनी विशेषताओं के संयोजन के कारण अन्य प्रदेशों से अलग होता है। यानी जो विशेषता इसमें है वो अन्य कहीं ज्यादा विशेषता आपको नहीं दिखती है, और इसलिए इसको एक अलग प्रदेश कहा जाता है। अगली विशेषता है परस्पर संबंध, इंटर रिलेशनशिप। प्रदेश के भीतर के विभिन्न तत्व जैसे कि लोग आपस के एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, संसाधन संबंधित होते हैं, और गतिविधियां जो भी करते हैं वो भी एक दूसरे से लोग जुड़े हुए रहते हैं और करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं एक प्रदेश के लोग, ठीक है। ये हो गया आपका इसकी विशेषता। अब प्रदेश कितने प्रकार के, तो उसको समझते हैं। प्रदेश कई प्रकार के होते हैं। प्रदेश को मुख्य रूप से दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी कौन सी है प्रदेश की? पहली श्रेणी होती है एक रूप या औपचारिक प्रदेश, जिसको आप फॉर्मल या होमोजेनियस रीजन बोलते हैं। इसको समझते हैं, परिभाषा लिखेंगे। यह वह प्रदेश है जहां एक या अधिक समान विशेषताएं पूरी क्षेत्र में समान रूप से वितरित होती हैं, उसको एक रूपता वाला रीजन कहते हैं। विशेषता आंतरिक समरूपता पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे जलवायु प्रदेश, जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश हो गया, कृषि प्रदेश जैसे कि धान उत्पादक क्षेत्र हो गया, या फिर भाषाई प्रदेश, कोई किसी एक भाषा वाला प्रदेश हो गया। ये होता है आपका एक रूपता या औपचारिक प्रदेश, ठीक है। दूसरा होता है प्रदेश का प्रकार, वो होता है कार्यात्मक या नोडल प्रदेश, फंक्शनल या नोडल रीजन। इसकी परिभाषा ये कि यह एक ऐसा प्रदेश होता है नोडल रीजन जो एक केंद्रीय यानी नोड यानी कोर और उसके चारों ओर के प्रभाव क्षेत्र यानी कि इसको आप कह सकते हैं हिंटरलैंड के बीच के कार्यात्मक संबंधों जैसे कि वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का प्रवाह पर आधारित होता है। आप देखते हैं जैसे कि दिल्ली एनसीआर का इलाका, तो दिल्ली के इलाकों के आसपास कितने एरिया है वो सब उसी से वेल कनेक्टेड होते हैं, उसी पर डिपेंड होते हैं। विशेषता यह है कि अंतर संबंधों और केंद्रीकरण पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में एक महानगर और उससे जुड़ी हुई ग्रामीण बस्तियां जो रोजगार, बाजार या शिक्षा के लिए केंद्र पर निर्भर करते हैं, या एक परिवहन तंत्र का प्रभाव क्षेत्र जो होता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। ये हो गया। इसके अलावा अगला आपका नियोजन या प्रशासनिक प्रदेश। ये क्या होता है? यह मानव निर्मित प्रशासनिक सीमाओं जैसे कि एक जिला हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, जो जिसको मनुष्य ने सीमा में बांट दिया कि भाई यहाँ तक इतना गोंडा जिला है, यहाँ से फैजाबाद शुरू हो जाएगा, या मतलब अयोध्या, यहाँ से जो है बस्ती शुरू हो जाएगा, यहाँ से गोरखपुर, यहाँ से जो है देवरिया, यहाँ पर बलरामपुर, यहाँ से बहराइच, ठीक है। तो ये आधारित प्रदेश होता है जिसका उपयोग सरकारी कार्यों और नियोजन के लिए किया जाता है। तो होता है आपका प्रशासनिक प्रदेश जिसको सरकार बांट देती है। विशेषता कानूनी या राजनीतिक सीमाओं पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में पंचवर्षीय योजना क्षेत्र या विकास खंड यानी ब्लॉक हो गया, कोई एक जिला हो गया, ये सब चीजें। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रदेश की अवधारणा क्षेत्रीय नियोजन का आधार है। औपचारिक प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों के आकलन में सहायक होते हैं, जबकि कार्यात्मक प्रदेश आर्थिक गतिविधियों के नियोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और एक प्रभावी नियोजन के लिए दोनों का समन्वय आवश्यक होता है। और इस तरीके से प्रादेशिक नियोजन क्या होता है, प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश की विशेषता, प्रदेश के प्रकार को आज की वीडियो के माध्यम से आपने जाना। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है मिर्डल, गुरनार मिर्डल के संचयी कार्य उत्पादन मॉडल का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब मिर्डल कम्युलेटिव प्रोडक्टिविटी मॉडल्स। गुरनार मिर्डल का संचयी कार्य उत्पादन मॉडल क्या है, इसको समझते हैं। गुरनार मिर्डल ने 1957 में अपने संचयी कार्यकारण मॉडल का प्रतिपादन किया। यह मॉडल इस बात की व्याख्या करता है, गुरनार मिर्डल का संचयी जो मॉडल है इनका संचयी कार्यकारण मॉडल, कि कैसे एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असमानताएं समय के साथ कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। क्षेत्रीय असमानता समय के साथ कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असमानताएं समय के साथ कम होने के बजाय क्यों बढ़ जाती हैं? इसी बात का फोकस करते हैं, इसी बात को लेकर के कार्यकारण मॉडल की खोज की है, संचयी कार्यकारण मॉडल। मॉडल की मूलभूत अवधारणा क्या है गुरनार मिर्डल की? देखिए, यह मॉडल संतुलनवादी दृष्टिकोण को चुनौती देता है। मिर्डल का तर्क है कि जब किसी क्षेत्र में एक बार प्रारंभिक विकास शुरू हो जाता है तो यह एक चक्रवात यानी साइक्लोन प्रक्रिया को जन्म देता है और चलता रहता है, जो एक क्षेत्र यानी केंद्र को अधिक समृद्ध करता है और दूसरे परिधि यानी जो उसके एरिया होता है, उसके आसपास एरिया वाले, उसको गरीब बनाता जाता है। इस प्रक्रिया को ही संचयी कार्यकारण कहा जाता है। यानी क्या होता है,
कोई एक क्षेत्र में विकास अगर हो जाता है तो वो विकास यानी यहाँ पर विकास हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा कोर हो गया। अब यहाँ पर खूब ज्यादा अमीरी हो जाएगी, लेकिन इसके आसपास के जो इस पर डिपेंड रहेंगे वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, ऐसा इन्होंने बताया। संचयी बारंबार यहाँ पर मानते हैं इसके जो जितने भी डिपेंडेंट है इस मुद्दे पर, ये तो अमीर हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है। लेकिन इसके चारों ओर का जो इलाका होगा वो गरीब ही रह जाएगा। इसी को संचयी कार्य कारण कहा किसने? गुरनार मेंडल ने। संचयी कार्य कारण की जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या है? पहली प्रक्रिया पश्चवाह प्रभाव, बैकवाश इफेक्ट्स। परिभाषा, ये वे प्रभाव होते हैं जो विकास केंद्र अपने आसपास के पिछड़े क्षेत्रों जैसे परिधि से संसाधनों को खींच करके क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते? क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के रूप में समझे इसको तो, जैसे पूंजी का पलायन होता है, पूंजी और निवेश का पिछड़े क्षेत्रों से विकास केंद्र की ओर चला जाना, जहां अधिक लाभ की संभावनाएं होती हैं। चयनित प्रवास, पिछड़े क्षेत्रों से शिक्षित, कुशल और युवा श्रम का केंद्र की ओर पलायन होना। जैसे हर एक एरिया, जैसे दिल्ली में लोग क्यों कमाने के लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश के? क्योंकि दिल्ली में एक विकास का एक पूरा मॉडल वहां पर सेट है, तो यहाँ से बिहार से उत्तर प्रदेश से सब दिल्ली में कमाने के लिए जाते हैं। तो वही चीज ये बताते हैं। तो चयनित प्रवास, पिछड़े क्षेत्रों से शिक्षित लोग, जितने भी कुशल लोग होते, युवा लोग होते, वो सब लोग जो शहरों को भाग जाते हैं, पलायन करते हैं, जिससे परिधि में श्रम की गुणवत्ता घट जाती है। यानी कि जो आसपास के उत्तर प्रदेश बिहार के लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो दिल्ली में जाकर के, बंबई में जाकर के नौकरी करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर चीजें ज्यादा है। बाजार का संपीड़न, केंद्र में उत्पादित सस्ते और बेहतर उत्पाद परिधि के स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देते हैं। और परिधि वाले जो, यानी कि जैसे जो केंद्र वाला तो मौज काट रहा है, जो परिधि वाला नहीं, जो इस किनारे किनारे यहाँ बसे हुए हैं लोग, वो कुछ लोग यहाँ पर जाकर नहीं अच्छे लोग जो होते हैं यहाँ पर आकर के बस जाते हैं, सारे बेकार लोग जो है उधर भी बचे रहते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। बाजार का संपीड़न, केंद्र में उत्पादित सस्ते और बेहतर उत्पाद परिधि के स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि ये प्रभाव पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर देते हैं, और परिधि वाले लोग जो इस पास के इलाके हैं वो पिछड़े रहते हैं। प्रसार प्रभाव, इसका ये क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा तो प्रसार प्रभाव। परिभाषा, ये वे प्रभाव है जो विकास केंद्र से निकल करके आसपास के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रेरणा और लाभ पहुंचाते हैं। एक होता है कि भाई जो है किसी सभी के जो जितने भी चीजें हैं, जैसे एक परिधि से क्या होता है, परिधि से केंद्र की तरफ से भाग भाग कर करके आते हैं, तो पहला वो हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा, जिसमें क्या होगा, यहां से यानी कि एक जैसे दिल्ली से निकल कोई उत्तर प्रदेश में आकर के कोचिंग खोले, यहाँ फैक्ट्री वाले उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, इन सभी जगहों पर ये विकसित होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो केंद्र से निकल करके परिधि की तरफ भागे विकास। ये प्रभाव है जो विकास केंद्र से निकल करके आसपास के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रेरणा और लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए कृषि मांग केंद्र, जैसे कृषि मांग, केंद्र में बढ़ती आबादी के कारण से परिधि के कृषि उत्पादों की मांग लगातार बढ़ी, यानी कि सब्जी वगैरह की डिमांड जो है शहरों को में बढ़ती है। तकनीकी प्रसार, केंद्र की ओर से नई तकनीकी और नवाचार परिधि तक पहुंचाया जा रहा है। संचार हो गया, जैसे जो शहरों में चीजें थी आजकल गांव वगैरह में सब कुछ आ रही हैं। परिवहन सुधार हो रहा है, केंद्र के विकास के कारण परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में सुधार हुआ, जिससे परिधि को लाभ पहुंचता, नहीं केंद्र से यानी शहरों से माल अब गांव तक पहुंचता है, पहले नहीं पहुंचता था, अब धीरे धीरे करके गांव में भी पहुंच रहा है। परिणाम ये होता है कि ये प्रभाव परिधि के विकास में मदद करते हैं, लेकिन मर्डल का तर्क है कि पश्चवाह प्रभाव आमतौर पर प्रसार प्रभावों से अधिक मजबूत होते हैं। पश्चवाह प्रभाव जो था, जो केंद्र से मतलब कि जो परिधि से जो लोग अंदर जाते थे, यानी केंद्र में एक स्थान पर जाकर बस जाते हैं, वो हो गया पश्चवाह। पश्चवाह ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और जो ऐसा कभी देखा गया कि दिल्ली से कोई व्यक्ति आकर के जो है यहाँ पर कोई चीज करे, ठीक है। तात्पर्य है नीति निहितार्थ, मर्डल का मॉडल सुझाता है कि बाजार शक्तियों पर पूरी तरह से निर्भर रहने से क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ेंगी, इसलिए असमानता को कम करने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप जैसे क्षेत्रीय नियोजन और निवेश बहुत जरूरी है। इसमें सरकार को हस्तक्षेप करके और पिछड़े इलाकों का विकास करना चाहिए। निष्कर्षतः मर्डल का मॉडल क्षेत्रीय विषमता की व्याख्या करने वाला एक महत्वपूर्ण ढांचा है। यह जोर देता है कि विकास को स्वचालित संतुलन की प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि संचयी और चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जिसके लिए सक्रिय क्षेत्रीय नीतियों की आवश्यकता होती है, जो कि सरकार के द्वारा संभव है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका, विकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। यह भी प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी बताएं।
विकसित यानी डेवलपमेंट और अल्प विकसित यानी अंडर डेवलपमेंट अर्थव्यवस्थाएं अधिक विकास के दो सिरे, आर्थिक विकास के दो सिरे होती है। इसमें अंतर केवल आय में नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता, गुणात्मक विशेषताओं में भी निहित होता है। आर्थिक संरचना और आय में अंतर देखें। आय, विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक यानी ज्यादा होती है, उच्च होती है। जो विकसित अर्थव्यवस्था वहां पर जो है लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर बहुत ही बेहतर होता, अच्छा होता है। वहीं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, जिसकी वजह से व्यापक गरीबी यानी गरीबी खूब ज्यादा हो जाती है और अपर्याप्त क्रय शक्ति यानी कि लोगों के पास पैसे कम रहते हैं, परचेजिंग पावर जो है लोगों के पास नहीं रहती, क्योंकि पैसा ही नहीं तो लोग क्या खरीदेंगे। ऐसे में जो है तो विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है और लोगों का जीवन स्तर अच्छा रहता है, और जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वहां पर लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है, प्रति व्यक्ति आय भी नहीं होती, जीडीपी लेवल कम होता है देश का। दूसरा अंतर क्षेत्रीय प्रभुत्व में। देखिए विकसित देश मुख्य रूप से उद्योग यानी कि द्वितीय और सेवा यानी तृतीय क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो विकसित देश होते हैं वहां पर जो है उद्योग जो होते हैं कौन से होते हैं, वहां पर उद्योग जो होते हैं बेटा, वहां पर उद्योग जो होते हैं अच्छी मात्रा में होते हैं। द्वितीय उद्योग और तृतीय उद्योग यानी उद्योग जो होते हैं उद्योगों पर और सेवा पर उसकी जो है अर्थव्यवस्था डिपेंड होती है, जहां उत्पादकता अधिक होती है। इसके विपरीत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का जो बड़ा भाग होता है अभी भी कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र पर ही डिपेंड करता है, यानी हम लोग कृषि पर ही आधारित अभी तक है, इसलिए पिछड़े हुए। जहां प्रचंड बेरोजगारी यानी कि डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अधिक होता है। प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है? प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है कि जैसे एक ही काम है उसी में 4-5 लोग भिड़े हुए हैं। कृषि जैसे खेती एक व्यक्ति भी कर सकता है लेकिन 4-5 व्यक्ति उसमें भिड़े रहते हैं, तो हो गया प्रचंड बेरोजगारी। एक ही दुकान है उसके 4 लड़के हैं किसी व्यक्ति के, एक ही दुकान है, उसी चारों चारों उसी दुकान में बेचते रहते हैं, तो प्रचंड बेरोजगारी है। दूसरा मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता में अंतर देखिए। मानव विकास सूचक यानी एचडीआई, विकसित देशों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, स्कोर होता है, बहुत उच्च होता है। यहाँ साक्षरता दर 90% से अधिक होती है और जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सटेंसी भी अधिक होते हैं, जीने की इच्छा भी ठीक ठाक होती है जो विकसित देश होते हैं वहां के लोगों में। जबकि यहां पर देखेंगे तो स्वास्थ्य और शिक्षा, अल्प विकसित देशों में स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त होती हैं, जिसके कारण शिशु मृत्यु दर उच्च होती है। शिक्षा का स्तर भी निम्न होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में, जो मानवीय पूंजी के निर्माण में बाधा डालता है। तो कहीं ना कहीं पे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ कमी रहती है और जो उन्नत अर्थव्यवस्था वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। तकनीकी और पूंजी निर्माण में भी आप देखेंगे। प्रौद्योगिकी, विकसित देश अत्याधुनिक और जटिल तकनीक का उपयोग करते हैं और उनमें अनुसंधान और विकास यानी कि R&D पर निर्भर करते हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारी निवेश करते हैं। जबकि अल्प विकसित देशों में अक्सर पुरानी और अक्षम तकनीकी का उपयोग होता है, जिसकी वजह से उत्पादन लागत बहुत अधिक हो जाती है और ये प्रॉफिट नहीं कमा पाती। ठीक है, पूंजी निर्माण में भी अंतर आपको देखने को मिल जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था में निवेश और पूंजी निर्माण की दर बहुत ज्यादा होती है, लोग निवेश करते, पूंजी भी लोगों के पास होती है, जो निरंतर विकास को बढ़ावा देती है। अल्प विकसित देशों में बचत और निवेश की दर निम्न होती है और इसकी वजह से अक्सर गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं जो अल्प विकसित देश के लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, निवेश की दर भी कम होती है और बचत भी कम ही रहती है। अगला जनसांख्यिकीय कारक। देखिए जनसंख्या वृद्धि, विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर या बहुत धीमी होती है, जनसंख्या ज्यादा तेज नहीं बढ़ती है, एक नॉर्मल तरीके से बढ़ती है। जबकि अल्प विकसित देशों में वृद्धि दर अत्यधिक तीव्र होती है, जिससे उपलब्ध विकास के लाभ बड़ी आबादी के बीच बढ़ जाते हैं। ठीक है, निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि एक विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली को दर्शाती है जो स्थिर आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उत्पन्न उन्नत है, एक प्रोन्नत अर्थव्यवस्था है जो बहुत आगे है। जबकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को अपनी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है, जो है और साथ ही साथ में गहन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। किसको मतलब पढ़ने जरूरत है, किसको, हमारे अल्प विकसित देशों को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और मैंने पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया। अब अगर आपको जुड़ना है तो 91 61 93 60 62 पर SMS कर दीजिएगा।
इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों को जुड़ना है SMS कीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, 5th सेमेस्टर में अगर आप तो लिख करके भेज दीजिए हम 5वें सेमेस्टर में हमको जुड़ना है। जैसे आप इतना SMS करेंगे, आपके पास एक स्कैनर यानी QR कोड भेजा जाएगा। उसी QR कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट जो आपके मेजर के हैं, 2 ही सब्जेक्ट होंगे आपके मेजर के। एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, तो नहीं 4 पेपर आपके ये हो जाएंगे और एक पेपर आपका को करिकुलर का होगा, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो कुल मिलाकर के 5 पेपर आपके होने वाले हैं BA के 5th सेमेस्टर में। इसकी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा, क्लास लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, जो प्रैक्टिस मैंने पेपर सॉल्व किया, पेपर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। इसको आप पढ़ करके जाइएगा, आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। ऐसे ही और मॉडल पेपर मैंने दिए हैं तो उनका भी PDF आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए बता दूं कि आप जैसे जो बच्चे मतलब सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और को करिकुलर वाला एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस का भी अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर आप 5th और 6th सेमेस्टर दोनों का एक साथ लेंगे तो आपके लिए फीस कम कर दी गई है। यानी अब जो दोनों सेमेस्टर की फीस वैसे 2 सेमेस्टर की एक साथ लेते 200 रुपए फीस तभी लगती है आपकी, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, आपके लिए फीस कम कर दी गई। 150 रुपए फीस में जो बच्चा 150 रुपए फीस जमा करेगा उसका 5th और 6th दोनों सेमेस्टर का जुड़ जाएगा, जिसमें 6th सेमेस्टर की पूरी क्लास भी जुड़ी रहेगी। यानी अगर 150 आप पेमेंट करते हो तो आप पूरा BA कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 100 रुपए करेंगे तो केवल 5th सेमेस्टर के पेपर तक ही आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप 150 करेंगे तो आपका 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर दोनों पढ़ाया जाएगा। और जो बाद में जुड़ेंगे तो 100 रुपए फीस 6 की भी लगेगी, तो आप बाद में जुड़ेंगे नए सिरे से। लेकिन अगर इकट्ठा जुड़ेंगे तो 50 रुपए आपका कम फीस लगेगा। जैसे भी आपको उचित लगे आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्ला HD पॉइंट चैनल BA करिकुलर और को करिकुलर मास्टर सभी को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।